बच्चों लीव एनकैशमेंट का ये चार्ट निकालो एक बार। जस्ट पुट दिस सेक्शन हियर। तुम लोग क्या हर बार ही रोते क्या तुम लोग? बनना पड़ रहा है मेरे को इमोशनलेस। बड़े बड़े लाइन बोल रही है तो। फास्ट लिखो। लिखा? कुछ नहीं लिखना है। ओके बच्चों, ये देखो। आज के लेक्चर में मैंने आपको दो तीन चीजें बताया, एक ग्रेचुटी बताया और एक लीव एनकैशमेंट बताया। ठीक है, दोनों भी आपको चार्ट रिवीजन करके बता रहा हूं। कैन यू जस्ट कीप द चार्ट ऑफ ग्रेचुटी ओपन? ग्रेचुटी पहले रिवाइज करते हैं, फिर लीव एनकैशमेंट रिवाइज करते हैं। ध्यान दो सभी लोग। निकला चार्ट ग्रेचुटी का? अभी बताओ ग्रेचुटी क्या होता है? कंटिन्यूस सर्विस करने पे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड से पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद। ओके, नाउ हाउ डू यू डू कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुटी? ग्रेचुटी या तो उसको मिल सकता है ड्यूरिंग दी सर्विस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग दी सर्विस? उसने क्या किया, उसने रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं लिया, उसने जॉब करते करते कुछ साल के बाद पैसा मांग लिया, बीच में से पैसा उठा रहा है, क्योंकि वो एम्प्लॉय बीच में से पैसा उठा रहा है ड्यूरिंग द सर्विस। ये अब ग्रेचुटी जो भी इसको मिलता है ड्यूरिंग द सर्विस, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल टू एवरीवन। किसी को भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं देंगे, सारे एम्प्लॉयज को टैक्सेबल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको टैक्सेबल। ठीक है, बट इमेजिन दिस ग्रेचुटी उसने उठाया है या तो उसका डेथ होने की वजह से फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है, या तो रिटायरमेंट के बाद उसने पूरा पैसा एक साथ उठाया एंड में रिटायरमेंट के बाद। इफ दिस इज द केस तो क्या होगा? अब यहाँ पे दो सिनेरियोज है। या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है प्लस उसने रिटायरमेंट या डेथ के बाद उठाया है, दिस इज फुल्ली एग्जाम। दिस इज फुल्ली एग्जाम, पूरी तरीके से एग्जाम होगा। सेक्शन कौन सा है? 10 10 1। दिस इज 10 10 1। सीक्वेंस है 10 10 1, 10 10 2 एंड 10 10 3। तीन सेक्शंस है। ओके, अच्छा। अब बच्चों अगर सपोज ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम लोग क्या करते हैं? अगेन हम लोग देखते हैं कि वो क्या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है, नॉट कवर्ड। ठीक है, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुएट में कवर्ड है तो हम लोग उसको एग्जाम्पशन देते हैं, बट द एग्जाम्पशन इज लीस्ट ऑफ 3। लीस्ट ऑफ 3। अब वो जो तीन चीजें हैं, ये जो लीस्ट ऑफ 3 है, दिस एग्जाम्पशन इज अंडर सेक्शन 10 10 2 सीक्वेंस है। और नॉट कवर्ड में 10 10 3। ओके, अच्छा। तो तीन चीजों का लिस्ट निकालते हैं। पहले बताओ जितना ग्रेचुटी मिला उतना आपको एग्जाम्पशन मैक्सिमम मिल सकता है ग्रेचुटी से। सेकेंड इज इसका एक सीलिंग लिमिट होता है, कितना? 20 लाख रुपए से ज्यादा आपको ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। नाउ दिस 20 लाख, दिस इज सीलिंग फॉर वन एम्प्लॉय ओवर हिज एंटायर लाइफ। मतलब कितने भी एम्प्लॉयर्स चेंज क्यों ना कर दो, सबका कंबाइंड सीलिंग 20 लाख है। पहले एक एम्प्लॉयर पे उसको ऑलरेडी 8 लाख का एग्जाम्पशन मिल चुका है, तो दूसरे के पास वापस 20 लाख का नहीं मिलेगा। अब 20 - 8 पहले का मतलब 12 का ही मिलेगा। ठीक है,
अच्छा, एंड लास्ट क्या है, लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। अब ये बच्चों इस फॉर्मूले का क्या लॉजिक है, एक साल के लिए हाफ महीने का सैलरी हम लोग उसको अलाउ करते हैं ग्रेचुटी के तौर पे, राइट। तो एक साल के लिए हाफ महीने का बराबर, तो हम लोग हाफ महीने का कैसे लेंगे, 1/2 की जगह हम लोग 15/26 ले रहे हैं। 30 डेज में 4 दिन छुट्टी के मान लो, तो 26 दिन का पगार जो है उसमें से 15 दिन का पगार उसको ग्रेचुटी के तौर पे मिल रहा है, ठीक है। जितने साल काम किया उतने साल का। ये बोलो यहाँ पे जो लास्ट ऑन सैलरी है, इसमें सैलरी में क्या क्या लोगे, दो चीजें ऐड करना है, बेसिक एंड डीए, खत्म। डीए फॉर्मिंग पार्ट रो मत रो फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक प्लस डीए आता है इसमें। इसमें क्या आता है, बेसिक प्लस डीए, ओके ठीक है। तो ये देख लो वापस बता रहा, बेसिक प्लस डीए, ओके, ये दो चीजें आपको ऐड करनी है। अब जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है, इसमें जो फ्रैक्शन है उसको आपको राउंड ऑफ करना है। कैसे करोगे राउंड ऑफ, 6 मंथ से ज्यादा काम किया तो उसको 1 साल पकड़ना है। मतलब अगर सपोज से 40 साल 8 महीने काम किया, 41 ईयर्स लो उसको। और अगर 40 साल काम किया तो 40 साल, 40 साल 6 महीने काम किया तो भी 40 साल, ओके ठीक है बच्चों। अब इस हिसाब से आपको राउंड ऑफ करना है, एंड ये तीन चीजों का लिस्ट जो है ग्रेचुटी निकलेगा। 10(10)(3) में जहां पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पे कवर्ड नहीं है, वहां पे भी आप एग्जामिनेशन निकालोगे तो तीन चीजों का लिस्ट होगा। फर्स्ट इज ग्रेचुटी, सेकंड इज 20 लाख, एंड थर्ड फॉर्मूला चेंज हो गया, 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी लेनी पड़ेगी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं नंबर ऑफ इयर्स में, और यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी में जिस मंथ में रिटायरमेंट हो रहा है वो मंथ को इग्नोर करके पहले के 10 महीनों का एवरेज, पहले के 10 मंथ्स का एवरेज। सैलरी का डेफिनेशन यहाँ पे एचआरए के जैसा है। एचआरए में सैलरी में क्या क्या लेते हो, बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। बाकी तो ये फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है। इज इट इजी, थोड़ा लर्न करने का पार्ट है, बट उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और मैंने जैसे बताया रोज आपको जब का तब उसी दिन लर्न करना है, तभी लर्न होगा। दैट इज द राइट वे टू डू सैलरीज, ठीक है। ये हो गया ग्रेचुटी का पूरा चार्ट। ग्रेचुटी के बाद में अब हम लोग लीव एनकैशमेंट का पॉइंट पढ़ रहे हैं। कौन सा पॉइंट, हाँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव एनकैशमेंट। जितने दिन का छुट्टी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउ कर रहा है, उससे कम दिन का छुट्टी उसने लिया तो रिटायरमेंट के टाइम पे जितने उसने बेसिकली कम दिन का छुट्टी अवेल किया है उतना अब उसको उसका वो पैसा मांगता है, उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। कम दिन का छुट्टी लेने पे, ज्यादा मेहनत से काम करने पे रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा मांग रहा है उसका, दैट इज लीव एनकैशमेंट। अब लीव एनकैशमेंट हो सकता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस उसने बीच में से पैसा उठा लिया, इफ दिस इज द केस फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल, सेम सिमिलर ग्रेचुटी जैसा। बट अगर लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के टाइम पे उठाया तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट। और जो अदर एम्प्लॉइज है वहां पे एग्जम्पशन 4 चीजों का लिस्ट है। कितनी चीजों का, कौन सी 4 चीजें, एक तो यहाँ पे जितना सैलरी मिला है उतना लीव सैलरी, सेकंड यहाँ पे एक सीलिंग लिमिट है 25 लाख का, थर्ड यहाँ पे एक और चीज है 10 मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी। नाउ सैलरी हियर इज एचआरए जैसा, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे आप 10 महीने अलग तरीके से निकाल दो। कैसे, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट से लेना पड़ेगा जिस तारीख को रिटायर हुआ। सपोज 15 जुलाई को रिटायर हो रहा है तो आपको जुलाई का मंथ इग्नोर नहीं करना है, वो 15 डेज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो जुलाई का हाफ मंथ हो जाएगा, एंड फिर आपको पहले के और 9.5 महीने, मतलब जुलाई का आधा और पहले के उसके पहले के 9.5 महीने, 10 महीने का एवरेज निकाल के हिसाब करना है। समझ में आया क्या, वहां क्या था ग्रेचुटी में, वहां पे मंथ इग्नोर करके पहले के 10 महीने, ठीक है। अगर ग्रेचुटी में 15 जुलाई को रिटायर होता तो जुलाई इग्नोर कर दो, जून से आपको पीछे खींचना 10 मंथ्स, उसका एवरेज निकालना है। और यहाँ पे डेट टू डेट है, डेट टू डेट है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है एवरेज सैलरी शैल बी 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ओके। अच्छा, अब ये भी बता सकते हो बच्चों मेरे को कि लीव एट क्रेडिट कैसे निकालते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव एट क्रेडिट, कितने दिन बच गए जो छुट्टी ले सकता था बट उसने ज्यादा मेहनत करके कम छुट्टी लिया है। बट जब हम लोग लीव एट क्रेडिट निकालेंगे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर ने कितने भी दिन की छुट्टी उसको 1 साल में अलाउ की होगी, हम लोग कितने दिन का अलाउ करते हैं, 30 डेज का लेते हैं। कितने दिन का लेते हैं, 30 डेज का लेते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। जो भी लीव एट क्रेडिट आया उसको 30 से डिवाइड करो,
उतने मंथ्स हो जाएंगे इनटू एवरेज सैलरी। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, तो आपको समझेगा एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। सभी लोग आ जाओ जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। इलस्ट्रेशन 5 बच्चों, आगे सब लोग इलस्ट्रेशन 5। चलो ध्यान दो। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1/12/2025। अपने प्रीवियस ईयर में रिटायर हो रहा है, ध्यान दो सभी लोग, अपने प्रीवियस में रिटायर हो रहा है दिसंबर में, ठीक है। आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड लीव सैलरी ऑफ 5 लाख, 5 लाख का उसको रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी मिला, ठीक है। अदर डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर, बेसिक सैलरी दिया है। अब देख लो कहानी में ट्विस्ट, सुनो। बेसिक सैलरी उसका 5,000 हर महीने था। ब्रैकेट में लिखा है ₹1,000 वॉज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2025। हम लोग एवरेज निकालते हैं तो क्या करना है बताए, आपको 10 महीने का एवरेज निकालना है, आपको 10 महीने का टोटल सैलरी निकालना है, डिवाइडेड बाय 10 करना है। एवरेज कब निकालते हैं, जब नंबर्स चेंज हो रहे हैं तब आपको एवरेज निकालने का मतलब नीड होगा, राइट। तो यहाँ पे इसके पास 10 मंथ्स में इसका ये रिटायरमेंट कब ले रहा है, 1/12। अब आप बोलो ना बच्चों, इसने बहुत सही डेट पे लिखा है, 1/12 को रिटायरमेंट ले रहा है, मतलब एग्जैक्ट आपके 10 मंथ्स कैसे निकलेंगे बता सकते हो, कौन से महीने से कौन से महीने तक का लोगे, फेब्रुवरी से नवंबर तक का, पूरे पूरे मंथ्स, फेब्रुवरी टू नवंबर, ठीक है। तो फेब्रुवरी से नवंबर में इसका सैलरी चेंज होएगा, बिल्कुल, तो आपको वैसे निकालना पड़ेगा। मैंने क्लू दिया आपको, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू क्या करना है। डियरनेस अलाउंस दे दिया, कमीशन दिया, बोनस दिया, लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस, कितने दिन का छुट्टी उसने लिया है, 480 दिन का, ठीक है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30 days लीव एवरी ईयर, बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयर भी 30 दिन का दे रहा है, अगर 30 दिन से ज्यादा का देता था एम्प्लॉयर तो भी हम लोग इनकम टैक्स पर्पज के लिए 30 दिन तक ही इसको रेस्ट्रिक्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जीरो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा एग्जाम होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, बट ये वाले केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बच्चों नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अब आपको चार चीजें निकालनी है और लीस्ट एग्जाम्शन वाला अमाउंट मेरे को बोलना है, बताओ। सामने चार्ट रखो एंड बताओ मेरे को आंसर। कितना आ रहा है, इलस्ट्रेशन 5 का आंसर बोल रहे हो, हाँ बोलो। एग्जाम्शन 26,400, राइट, करेक्ट। जो चार अमाउंट निकाल रहे हो उसमें से लीस्ट ये आना चाहिए, 26,400, ये एग्जाम्शन का अमाउंट है। ट्राई दिस रफ में ट्राई करो। फिर चार अमाउंट्स क्या क्या है बताओ, चार चीजें निकाला रहेगा ना, बाकी तो ठीक है, राइट। हाँ ऑब्वियसली लिखा के दूंगा, ये आप ट्राई मत करो प्लीज, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं। कमीशन का क्या करोगे, जबरदस्ती हर एक चीज को यूज नहीं करने का जो दिया है, कमीशन कहीं फिट ही नहीं होता है। क्यों कमीशन क्यों नहीं लिया,
इट इज नॉट फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, लमसम अमाउंट है। नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा। 66,000 से भी लीस्ट ये आएगा 26,400। फोर्थ वाला बेसिकली लीव एट क्रेडिट वाला, आपका लीव एट क्रेडिट कितना आ रहा है बताओ? 120 दिन डिवाइड बाय 30 करो, मंथ्स में आएगा। तूने उसको डिवाइड नहीं किया 30 से, इसलिए बहुत ज्यादा आ रहा। बच्चों सबका लीव एट क्रेडिट कितना है? 120 दिन है। इधर देखो सभी लोग, जिनका भी आंसर अटक रहा है, प्लीज यार 2 मिनट ध्यान से सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। ए वाला केस बहुत इजी, सामने चार्ट रखा सबने, स्ट्रिक्टली सबके सामने चार्ट होना चाहिए। चार्ट है, ओके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्यों? अगर आपको लीव एनकैशमेंट 5 लाख का पूरे 20 साल काम करने के बाद मिलता है, मतलब क्या है? मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको मिल रहा है। एंड इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायरमेंट के बाद अगर आप लीव एनकैशमेंट लेते हो, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। ये कौन से सेक्शन के तहत एग्जाम्पशन मिल रहा है? वहां पे लिखा के दिया है 10(a)(1। ठीक है, ओके सॉरी 10(a)(1। ओके, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर 10(a)(2। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पशन इसको मिलेगा, ये 4 चीजों का लिस्ट है। उसमें से 2 चीजें तो बहुत रेडीमेड आपको डायरेक्टली बोलना आएगा। एक तो सीलिंग लिमिट मैक्सिमम कितना है? 25 लाख। दूसरा, जितना आपको लीव सैलरी मिला है 5 लाख का, उससे ज्यादा तो एग्जाम्पशन मिल ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अब उसमें क्या क्या लिखा है बताओ? थर्ड एक पॉइंट बताओ जो यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। लीव एट 10 मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी बता दो पहले। 10 मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी। अब सुनो मेरी बात, जब लोग एवरेज मंथली सैलरी निकालते हैं, जब ये रिटायर हो रहा है, कौन से डेट को रिटायर हो रहा है? इस तारीख को। यहां के पहले के 10 मंथ्स का एवरेज निकलेगा। सब लोग अग्री कर रहे हो? ठीक है, अच्छा, तो जब हम लोग इसका एवरेज सैलरी निकालेंगे, तो ये बता दो कौन से मंथ से कौन से मंथ तक 10 मंथ्स हो रहे हैं? फेब्रुवरी से लेके नवंबर तक। ठीक है, तो फेब्रुवरी से लेके नवंबर तक का ये 10 मंथ्स का टोटल बेसिक सैलरी बताओ। एचआरए जैसा इसमें आता है। बेसिक सैलरी कितना है? 5,000 था। ठीक है, फेब्रुवरी में कितना था? 5,000। फेब्रुवरी, सॉरी 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 सॉरी, 1,000 से इंक्रीज हुआ बोला ना, मतलब उसके पहले 4,000 था। ठीक है, तो कितना 4,000 कितने मंथ्स का होगा? 2 महीने का होगा, राइट, इंटू 2 मंथ्स। और बैलेंस जो 8 मंथ्स है उसका बेसिक सैलरी इंक्रीज होके 5,000 हो गया, तो कितना हो गया? 5,000 इंटू 8, कितना हो गया? 48,000 आया। ये बेसिक सैलरी हुआ सिर्फ। ठीक है, अच्छा, एचआरए में क्या क्या ऐड करते हो? वैसे ऐड करना है। बेसिक डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना? ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। 3,000 इंटू 60%, कितना? 1,800 एक महीने का हो गया। आपको 10 मंथ्स का चाहिए, 18,000। ठीक है, और ये डीएनएस अलाउंस के अलावा कमीशन ऐड तभी करोगे इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं दिया है, आप इसको इग्नोर करो। ये दोनों को ऐड करो, 48,000 प्लस 18,000, 66,000। ये 10 महीने का हो गया, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको आएगा 6,600। ये एवरेज मंथली सैलरी है। अब एवरेज मंथली सैलरी 6,600 इंटू 10, वापस कितना आया? 66,000। करेक्ट। अच्छा, एंड व्हाट इज द फोर्थ बिट? फोर्थ बिट में क्या है? लीव एट क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। व्हाट इज एवरेज सैलरी? अभी निकाला 6,600। अब बोलो लीव एट क्रेडिट कितना निकालोगे? इसने कितने साल काम किया? 20 साल। यहाँ पे फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, एग्जैक्ट 20 साल काम किया। ओके, 20 साल इनटू क्या करोगे? इनटू 30 डेज, कितना हो गया? 600 दिन। 600 दिन में से कितने दिन का छुट्टी लिया है? 480 माइनस करो। 120 दिन लीव एट क्रेडिट है। 120 दिन डेज है वो, उसको मंथ्स में डिवाइड करो। 120 अपॉन 30, 4 मंथ्स। तो व्हाट इज 6,600 इंटू 4? 26। चारों में से लीस्ट कौन सा है? तो 26,400 का इसको मिलेगा एग्जम्पशन।
और अमाउंट कितना मिला था? 5 लाख। 5 लाख माइनस 26,400, 473,600। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स स्टार्ट राइटिंग। चलो, computation of computation of Mr. Gupta's computation of Mr. Gupta's taxable leave salary computation of Mr. Gupta's taxable leave salary for AY 26-27 for AY 26-27 in different cases. ठीक है, एक लाइन छोड़ के नीचे स्मॉल है, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, he is a government employee। अंडरलाइन करो पूरा, वहां लिखना एंटायर लीव सैलरी of rupees 5 lakh, entire leave salary of rupees 5 lakh shall be exempt from tax as he is government employee, as he is government employee who has received the amount on retirement, who has received the amount on retirement। ब्रैकेट में लिखो अंडर सेक्शन कौन सा है, 10(10)AA(1) लिखा है यहां पे, करना पड़ेगा। अच्छा, उसके नीचे लिखो स्मॉल बी, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वैसे ही बोलते हैं। ओके, अब वहां नीचे लिखो पर्टिकुलर्स एंड मेक 2 कॉलम्स रुपीज। ठीक है, अब बच्चों क्या क्या करना है बताओ, पहले है ना, देखो अभी अलग अलग वर्किंग नोट बनाने से बेटर है अपने को आंसर सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें लगेंगी ना वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या लगेगा, एवरेज सैलरी लगेगा, तो हम लोग एवरेज सैलरी लिख सकते हैं पहले। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी, या फिर इसका वर्किंग नोट बनाओ, इट इज अप टू यू, क्या करोगे। चलो लिखो, वहां लिखो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी फॉर the purpose of exemption उसमें लिखो नंबर 1, बेसिक सैलरी, ब्रैकेट में लिखो 10 मंथ्स, 10 मंथ्स का बेसिक सैलरी बताओ। अब वो चेंज हुआ है ना, कितना था पहले, 4,000 था क्या 2 महीने के लिए, फिर कितना हो गया 5,000 हो गया, कितने मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, कितना हो गया 48,000 in the inner column। Number 2, dearness allowance। Now dearness allowance
कितना परसेंट सैलरी का हिस्सा है और अमाउंट कितना है? 3,000 इंटू 60% इंटू 12, ये एक महीने का था, कितना हो गया? सॉरी, इंटू 10, कितना हो गया? 18,000। देयरफॉर, अच्छा ठीक है, चलो यही लिख दो, देयरफॉर टोटल, बाहर मत लेके जाओ, सॉरी। कितना हो गया ये? 66,000। तुम लोग मत करो ये निगोशिएट, मैं नहीं मानने वाला हूँ, ये क्वेश्चन लेके छोड़ दो। 6:15 तक क्लास है। हाँ, कुछ नहीं ना, ठीक है, ओके, यहाँ लिखो। देयरफॉर एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 66,000 डिवाइडेड बाय 10, बाहर लेके जाओ, 6,600। उसका नोट बनाना पड़ेगा, वो जब आएगा तब करेंगे। ऑलराइट बच्चों, ये हो गया नंबर 1। अब यहां पे लिखो नंबर 2। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। उसमें लिखो नंबर 1, लीव सैलरी रिसीव्ड, आउटर कॉलम में लेके जाओ, कितना मिला था? 5 लाख। नंबर 2, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a)(2) shall be least of the following। ओके, उसमें लिखो स्मॉल ए, अमाउंट रिसीव्ड। बोलो कितना मिला अमाउंट? इनर कॉलम है 5 लाख। स्मॉल बी, सीलिंग लिमिट, जो इजी सी पता है वो लिख दो पहले, 25 लाख। स्मॉल सी, 10 months इंटू एवरेज मंथली सैलरी। ये ऑलरेडी ऊपर निकाला ना एवरेज सैलरी, अलग से नोट क्यों बनाए ना? 10 इंटू वॉट इज एवरेज मंथली सैलरी? 6,600। तो ये कितना आ जाएगा? 66,000। मार्क्स भी वैसे ही देगा वो। तुमको इतना मतलब वो एवीजी लिख के तुम लोग क्या, कितना मतलब टाइम बचा के क्या कर लोगे मतलब? सीरियसली क्या मिल जाएगा तुमको लिख के? आदत बिगड़ जाएगी उल्टा। बच्चों लास्ट पॉइंट क्या है? बताओ लास्ट क्या है? क्या बच गया? अभी 3 हो गए, लास्ट क्या है? लीव एट क्रेडिट, लीव एट क्रेडिट इनटू, ठीक है? तो लीव एट क्रेडिट अपना कितना है आंसर? 120 दिन है ना? तो एक काम करो, यहां पे ब्रैकेट में नोट लिखो पहले, नोट 1, ठीक है? 3-4 लाइन्स छोड़ दो एंड देन राइट नोट 1। चलो लीव एट क्रेडिट यू कैन डू दिस, पर्टिकुलर्स एंड डेज लिखना, रुपीस मत लिखना। आदत हो गई ना हर जगह रुपीस लिखने की। पर्टिकुलर्स डेज, लीव एट क्रेडिट, नोट 1 बनाओ खुद से।
सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन नाउ, कंक्लूजन तक लाओ, चलो सभी लोग। लीव एट क्रेडिट आपके नंबर ऑफ डेज कितना है 120, तो यहां पे आपको शो करना है 120 डिवाइडेड बाय 30, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू मंथ्स देन इनटू 6600, कितना है 26,400 ना। करो इसको कंप्लीट, चलो कम ऑन। देखते क्या कर रहे हैं। सैटरडे को कौन सा टेस्ट बोले? टैक्स की चेंज नहीं होगी, टैक्स को संडे को है। ऐसे मंडे क्यों करना है, संडे होगा तो सैटरडे को दे दो फिर। अच्छा ठीक है यार, मंडे को कर लेंगे। या तो सैटरडे का सैटरडे को दो, नहीं तो संडे को दो, नहीं तो मंडे को दो, उससे आगे पोस्टपोन नहीं होता। मंडे को दो। लिखा कैसे अपने कंक्लूजन? ऑलराइट बच्चों, इफ यू इफ यू हैव रिटन द कंक्लूजन, अब देखो यहां पे ना एक नोट्स में आपके ऑलरेडी लिखा रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड करके कुछ लिखा है क्या, देख लो। है लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, लिखो नोटबुक में हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, गिव द रेफरेंस। हैंडराइटिंग समझ में आ रही क्या वो? खुद से लिखो फिर वापस, जिसको नहीं समझ में आ रही है। चलो बच्चों, whenever you are ready we can start। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड? लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो बच्चों। ये पॉइंट कंप्लीट होने का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है प्लीज, छोटा ही क्वेश्चन है। तो अचानक से तेरे को क्या हो जाता है? ओके प्लीज लिसन बच्चों, कॉन्सेप्ट ये जो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, और ये चीज अगर अभी समझ ली आपने अच्छे से, तो कल का लेक्चर इजी हो जाएगा, ठीक है? लिसन केयरफुली। प्रोविडेंट फंड, इसके पहले मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बोला था, सिमिलर टू पेंशन, दिस इज ऑल्सो रिटायरमेंट बेनिफिट। बट प्रोविडेंट फंड किस तरीके से वर्क करता है, प्रैक्टिकली क्या होता है ना, प्रोविडेंट फंड कैसे क्रिएट हो रहा है वो बता रहा हूं। छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल यहां लिया मैंने। नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब हर महीने सैलरी देता है, तो उसके हर महीने के सैलरी में वो क्या करता है,
कुछ अमाउंट कट करता है जो जाता है प्रोविडेंट फंड को। देख लो यहाँ एग्जाम्पल दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि हर महीने का पगार 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। ये हो गया उसका सैलरी। बट उसके हाथ में इन हैंड सैलरी 85,000 ही मिल रहा है। अगेन बच्चों, ये एग्जाम्पल को मैंने बहुत ज्यादा सिंपल रखा है बिकॉज एक्चुअली प्रैक्टिकली 85,000 भी नहीं मिलता है एम्प्लॉइज को। क्यों? टीडीएस वगैरह कटता है। मैंने उतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया इसको। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल वो सिंपल रख रहे हैं। इंटेंशन मेरा वो है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला था हर महीने तेरे को 1 लाख रुपए में पगार दूंगा। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली एम्प्लॉय को 1 लाख से बहुत कम हाथ में मिल रहा है पैसा हर महीने। ठीक है, तो उसका इन हैंड सैलरी 85,000 क्यों हो गया? बिकॉज उसने एम्प्लॉयर ने 15,000 रुपए प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कट कर दिया। अब प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट ये होता है, हर महीने जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पगार देगा तो कुछ अमाउंट कट करेगा विच इज बीइंग डिडक्टेड एज एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया क्योंकि उसके पगार से कट हो रहा है। ठीक है, तो ये 15,000 कट हो गया। अब ये 15,000 कहां जमा होगा? ये प्रोविडेंट फंड का पैसा है ना? तो प्रोविडेंट फंड मतलब बेसिकली दैट अमाउंट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड टू अ फंड, जिसको कोई एक फंड मैनेजर मैनेज करके वो पैसा ग्रो करेगा। जैसे म्यूचुअल फंड एक फंड होता है, मतलब मैं मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में अगर लगाता हूं तो जो फंड का मैनेजर, जो एक्सपर्ट है, वो मेरे पैसों को ग्रो करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट्स करेगा। सिमिलरली यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहा है उसमें से हर महीना 15,000 कट कर रहा है और वो फंड में जमा कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर द रिटायरमेंट? एम्प्लॉय जब रिटायर होगा, यही पैसा 15,000 जो हर महीना कटा है वो फंड में ग्रो हो चुका रहेगा काफी ज्यादा, और जब उसका रिटायरमेंट हो गया तो यही पैसा उसको रिटायरमेंट के बाद काम में आएगा। बेसिकली दिस इज टू सिक्योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ फॉर एम्प्लॉय, है ना? उसका जुगाड़ चल रहा है कि भाई रिटायरमेंट के बाद में मेरे को पगार देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मैं प्रोविडेंट फंड का पैसा अब यूज करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड प्रोविडेंट फंड। बट प्रोविडेंट फंड में एक और चीज होती है। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का हर महीने पगार 1 लाख का जो था उसमें से 15,000 जो कट किया है, सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर अपने जेब से अलग से कंट्रीब्यूट करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जो पैसा हर महीने जमा हो रहा है वो 15,000 नहीं हो रहा है, वो 30,000 हो रहा है। 15,000 एम्प्लॉय के जेब से गया और एक्स्ट्रा 15,000 एम्प्लॉयर अपने जेब से भर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज एम्प्लॉय। तो टोटल फंड में कितना जमा हो रहा है? 30,000 अमाउंट हो रहा है पर मंथ इन दी प्रोविडेंट फंड। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ अब यहाँ पे दो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, लुक एट द लैंग्वेज आई एम यूजिंग। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मतलब जो एम्प्लॉयर ने अपने अपने जेब से दिया है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड? जो एम्प्लॉय ने खुद के जेब से दिया, बेसिकली उसने सैक्रिफाइस किया हर महीने का सैलरी। क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं। सुनो बच्चों, ये देखो यहां पे ये दोनों चीजों का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा सैलरीज हेड में, वो बता रहा हूं। ठीक है, नाउ यहां पे सबसे पहली चीज ये समझने की कोशिश करना, एम्प्लॉय का जो सैलरी था उसमें से 15,000 ये हो गया एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये इसका 15,000 रुपए ये इसका इनकम है या ये इन्वेस्टमेंट है? ये आपको बोलना है। ये इनकम है या ये इन्वेस्टमेंट है? बच्चों आप एम्प्लॉय हो, सपोज इमेजिन करो आप एम्प्लॉय हो। ठीक है, आ गया, रुक जाओ। अब ये जो एम्प्लॉय है इसका जो हर महीने जो पगार जो अमाउंट कट रहा है, दिस अमाउंट नाउ इज टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डन बाय एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं, इनकम क्यों नहीं? अरे इनकम तो ऑलरेडी 1 लाख है, वो पैसा कमा चुका है वो।
उस पर टैक्स लगेगा। जब हम लोग टैक्सेशन लगाएंगे तो टैक्सेशन 85,000 में नहीं लगेगा, पहली चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं। टैक्सेशन 1 लाख पे होगा। एम्प्लॉय को जो टैक्स भरना है, उसने कितने अमाउंट पे टैक्स भरा है? 1 लाख पे। अब वापस जो 15,000 है, ये 15,000 उसको जो इसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलना है। इट इज नॉट अगेन हिज इनकम। वाई? दिस 15,000 इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ 1 लाख। उसका पगार कितना था? 1 लाख। 1 लाख पे वो टैक्स भर रहा है। यस। तो वापस जो 15,000 उसने जो प्रोविडेंट फंड में अपने जेब से कंट्रीब्यूट किया, ये क्या है? ये उसका इन्वेस्टमेंट है, इनकम नहीं है। इनकम टैक्स में इनकम पे ही टैक्स लगता है, इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता है। उल्टा इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छी जगह पे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट वहां पे आपको उल्टा डिडक्शंस दे। क्या दे? नाउ लेट मी अगेन क्लैरिफाई दिस पॉइंट। फिर से रिपीट करो। इस पॉइंट को आराम से करेंगे बच्चों, बिकॉज अगर यहां पे आपके कॉन्सेप्ट हिल गए ना, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग। मैं बता रहा हूं, नाउ दिस विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। दिस वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स, बट एकदम इजी करके स्लोली बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? देख लो। अपने इस एग्जाम्पल में 15,000 रुपए किसके जेब से कट रहे हैं? किसके सैलरी से कट रहे हैं? एम्प्लॉय के। और अलग से खुद के पॉकेट से कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर। नाउ ये दो चीजों का ट्रीटमेंट सैलरीज हेड में कैसे होता है वो डिस्कस करो ब्रॉडली। ओके अच्छा, ये जो 15,000 है इसकी बात करते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय बच्चों, ये इसका सैलरी 1 लाख है। ये 1 लाख पे टैक्स भर रहा है। अब 1 लाख में से इसको एक्चुअली 15,000 कम मिले। 15,000 का क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, पैसे कमाने के बाद अब वो पैसों का क्या करते हो उस पर टैक्स नहीं लगता है। जो पैसे कमाए उस पर टैक्स लगता है। पैसे कमाए कितने? 1 लाख। वो 1 लाख में से इसने 15,000 क्या किया? इन्वेस्ट किया। कहा इन्वेस्ट किया? प्रोविडेंट फंड में। तो ये जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होता है ना, दिस इज नॉट इनकम बट दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट टू बी टैक्स्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता है। उल्टा अगर आपने ढंग के जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उल्टा डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कहां से माइनस करते हैं? ये डिडक्शन कौन सा पता है? ये चैप्टर 6 का डिडक्शन है। ये इन्वेस्टमेंट को अगर गवर्नमेंट प्रमोट करती है तो डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। कौन सा सेक्शन? 80C। इसके पहले कहीं आया था? कहां आया था बताओ? 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन है। एक्चुअली 80C बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस का भी डिडक्शन मिलता है। उसमें इस तरीके से प्रोविडेंट फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया आपके जेब से, वो भी डिडक्शन मिलता है। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसका इनकम नहीं है। उसकी कमाई होने के बाद वो अपने जेब से खर्चा कर रहा है। कमाई हुई 1 लाख, उसके बाद उसने क्या किया? 15,000 अपने जेब से कंट्रीब्यूट कर दिया। दिस 15,000 इज नॉट टू बी टैक्स्ड अगेन। गलत हो जाएगा, उस पर वापस टैक्स लग रहे। तो अगर वापस 15,000 पे टैक्स लगेगा तो क्या इंप्लीकेशन होगा? 1,15,000 पे टैक्स लगेगा, डबल टैक्सेशन, विच इज रॉन्ग। कैस्केडिंग इफेक्ट कहां से तुम लोग जीएसटी में से यहां आए? कोई लगा मेरे को भारी भारी वर्ड बोल रहे हो, बड़े हो गए बच्चे। अब देख लो, ये जो 15,000 है बच्चों, इस पे हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। वाई? बिकॉज दिस इज अगेन इन्वेस्टमेंट। फिर से रिपीट करो, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल अगेन, जो हमने पहले किया था। अगर सपोज मेरा कोचिंग क्लासेस से इनकम है से 20 लाख, और मैं क्या करता हूं, मैं 1 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं। कमाई की 20 लाख, फिर 1 लाख का मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे खर्चा किया। तो ये 1 लाख पे टैक्स वापस नहीं लगाना है। उल्टा ये तो मेरी कमाई नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। ये तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, इसका क्या मिलता है? डिडक्शन। इन्वेस्टमेंट्स आर प्रमोटेड, इनकम इज टैक्स्ड। इन्वेस्टमेंट्स आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट बट इनकम इज टैक्स्ड। मैं ऑलरेडी जब 20 लाख पर टैक्स भर रहा हूं, तो 1 लाख जो मैंने किसी को दिया है वो मेरा इनकम थोड़ा है, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है? अच्छा, अब ये वाले पॉइंट, हाँ बोलो। तो वो तो ओरिजिनली आपकी कमाई होगी। 1 लाख की कमाई आपने की तो 1 लाख पे तो टैक्स लगेगा ही। अब वो कमाई करने के बाद आपने उसका क्या किया, दैट इज अ डिफरेंट पिक्चर। नाउ आपने, आपको एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? 1 लाख। उसमें से बाद में आपने 15,000 कहां खर्च किया, दैट इज अ डिफरेंट पिक्चर। नाउ उस पर डबल टैक्सेशन नहीं होगा, वो बोल रहा हूं। अच्छा ये बोलो, ये जो 15,000 है खुद अपने जेब से और कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। अब इस पर डिस्कशन करते हैं बच्चों। ये जो 15,000 है, एम्प्लॉय को कौन सी चीज में ज्यादा मजा आएगा? फ्रैंकली बताना। इफ यू आर एन एम्प्लॉय, आपके पगार में से कट होकर पीएफ में जमा हो रहा है, आप बोलेंगे अरे क्या है यार,
मेरे को कम सैलरी मिल रहा है, एम्प्लॉयर बोल रहा है डोंट वरी मैं भी दे रहा हूं अलग से, अच्छा आप भी दे रहे हो, वाह कितने अच्छे हो, आप भी 15,000 आपके जेब से दे रहे हो मेरे लिए, अरे वाह। अब ये बताओ बच्चों, ये जो 15,000 है जो एम्प्लॉयर ने दिया है, ये क्या बैठे बैठे एम्प्लॉय की ऐश होगी, है ना, क्योंकि ये अलग से खुद के जेब से दे रहा है। नाउ एनी बेनिफिट विच एम्प्लॉय वुड गेट बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयर मस्ट बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर सैलरीज। हाँ या ना, ये इनकम क्यों है, ये वाला 15,000 इनकम क्यों है जो एम्प्लॉयर ने दिया है, क्योंकि एम्प्लॉयर से मिला है। एनी बेनिफिट विच यू आर गेटिंग एज एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर वो सैलरीज में आएगा, समझा क्या, ठीक है। देख लो फिर से बता रहा हूं, ये 1 लाख पर जो टैक्स लग गया है, ये जो 15,000 है ये अलग से अपने जेब से हर महीने कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर। ये तो क्या है, ये इनकम है, किसका इनकम है, एम्प्लॉय का। अब वापस दो चीजें क्लैरिफाई, वापस आप खुद ही करो। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू हिज ओन प्रोविडेंट फंड इज, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू हिज ओन पीएफ इज इन्वेस्टमेंट, अच्छा, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज इनकम ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या है, इनकम। देख लो अगेन, ये 15,000 क्या है, इसको बोलेंगे इनकम, और ये 15,000 जो इसने खुद से कंट्रीब्यूट किया गया है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस पे टैक्स लग सकता है क्या, यस बिल्कुल लगना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये इनकम हो गया है ना। और ये 15,000 जो है ये इसने जो अपने जेब से दिया है ये इन्वेस्टमेंट है, उल्टा इस पे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। क्लियर, लेट्स रीड नोट्स, आ जाओ। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इज इन्वेस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड नॉट हिज इनकम, हेंस देयर शैल बी नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेबिलिटी। इस पर टैक्स नहीं लगता है, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। कमाई करने के बाद वो क्या कर रहा है उस पे हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। ऑन द अदर हैंड दिस अमाउंट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन फ्यू केसेस। कौन से केसेस है बताऊंगा, डिस्कस करना बाकी है, ओके। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, लिसन केयरफुली। अब देख लो, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट खुद के जेब से कितना किया, 15,000। ये तो बैठे बैठे एम्प्लॉय को पैसे मिल रहे हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर की वजह से एम्प्लॉय को पैसा मिला, तो ये क्या हो गया, ये हेंस सच बेनिफिट मस्ट आइडियली बी इनकम ऑफ एम्प्लॉय, ये इनकम होना चाहिए। बट बच्चों, इस इनकम को गवर्नमेंट ने कुछ जगह एग्जेम्प्ट कर दिया बिकॉज दे वांट टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएफ, ठीक है, यहां लिखा है ऑल्सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पीएफ, सच इनकम इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर आपको ये दो चीजें क्लियरली दिमाग में बैठ रही है। फिर से रिपीट करो, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट है, वो इनकम नहीं है। वो जो पैसे कमाए उसके बाद वो क्या कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी यार, समझा क्या। अब आपको एक दो एग्जांपल्स थोड़ा मैं और दे रहा हूं, देख लो और बेटर क्लैरिटी आएगा। सुनो बच्चों, इमेजिन करो सपोज कोई पर्सन है, उसका बिजनेस इनकम है, बिजनेस से इसने इनकम अर्न किया है से 30 लाख, इस पे टैक्स भरेगा क्योंकि ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इस हेड का इनकम है, ठीक है, टैक्स भर दिया है। अब 30 लाख ये कहां खर्चा कर रहा है, इस पे गवर्नमेंट टैक्स वापस लगाएगी क्या, इसने कमाया 30 लाख, गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया। अब ये 30 लाख सपोज ये कहीं मूवी देख रहा है, कहीं कुछ खा रहा है, कहीं कुछ घूमने चला गया, उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है यार, हम लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, नॉट एक्सपेंस टैक्स और इन्वेस्टमेंट टैक्स। ये पैसों को क्या करा है, सपोज इसने पैसों से कार परचेज कर ली, इसने 30 लाख कमाया, जीएसटी नहीं पढ़ रहे हम लोग, वी आर टॉकिंग ऑन इनकम टैक्स यार, कम ऑन। 30 लाख में से 10 लाख इसने कार परचेज की, क्या परचेज की, पैसे कमाए बाद में कार परचेज की। अब जब ये कार परचेज करेगा ये इनकम थोड़ा ना है इसका, जो भी खर्चा ये कर रहा है उसके लिए पहले जो इनकम अर्न किया उस पर टैक्स ऑलरेडी भर चुका है, वापस 10 लाख की गाड़ी खरीदी टैक्स भरो, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पैसे कमाने का तो क्या कर रहा है उसका, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये एग्जांपल देख लो, पैसे कितने कमाए, हर महीना कितना कमा रहा है, 1 लाख, उस पर टैक्स भर रहा है क्या, यस। उसमें से 15,000 क्या किया, पीएफ में जमा कर दिया, खुद की जेब से पीएफ में जमा कर दिया, ठीक है। ये क्या है, अगेन दिस इज नॉट इनकम, उल्टा ये तो इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको और इजी करता हूं, इससे इजी सच में नहीं हो सकता है। अब देख लो, इसने कमाए 30 लाख, 30 लाख कमाने के बाद क्या करे बताए, ये 30 लाख जो इसने कैश जनरेट किया खुद के बिजनेस से, ही इज डिपॉजिटिंग दिस इन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाके जमा कर दिया। तो बैंक अकाउंट में 30 लाख जमा किया है ना, सेविंग्स अकाउंट में,
बताओ ये सेविंग्स अकाउंट में जमा करने पे ये 30 लाख पे वापस टैक्स लगेगा क्या? अरे 30 लाख कमा चुका है, इस पर टैक्स भर चुका है। अब जब ये अलग से ये सेव करके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है खुद के बैंक में, एफडी में, उस पर टैक्स नहीं लगता है। बट हाँ, ये 30 लाख पे इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, नाउ दैट इज अगेन टैक्सेबल। ऑब्वियसली इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स अंडर आईओएस। एफडी क्या, एफडी पे इंटरेस्ट टैक्सेबल। 30 लाख स्टॉक मार्केट में लगा दिया, इन्वेस्टमेंट है वो, बट 30 लाख स्टॉक मार्केट में जो लगा उस पर डिविडेंड मिल रहा है, कैपिटल गेन हुआ, टैक्सेबल। इनकम जब तक नहीं होता तब तक टैक्सेबल नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल, इनकम इज टैक्सेबल। अंडरस्टूड और नॉट? तो जब से आपको वही बता रहा हूं, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज ओन पीएफ इज नॉट इनकम बट इन्वेस्टमेंट। उल्टा इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। कोई भी बता सकता है इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट क्यों करना चाहिए? गवर्नमेंट बोलती है पैसा कमाने के बाद अगर खुद के जेब में रखोगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं होगा, बट अगर पैसा कमाने के बाद आप बैंक अकाउंट में रखोगे, एफडी में रखोगे, प्रोविडेंट फंड में रखोगे, वो पैसा आप किसी और को दे रहे हो, वो पैसा सर्कुलेट होगा, रोटेट होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और कंट्री की तरक्की होगी। इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती है। दैट इज दी शॉर्ट समरी। क्लियर है क्या पूरा पिक्चर? ठीक है। और ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है इसके एफर्ट से नहीं हुआ है, एम्प्लॉयर की वजह से उसको पैसा मिल रहा है। दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज हिज इनकम, बट दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मेनी एग्जाम्पशंस, नॉट टैक्सेबल। उसको गवर्नमेंट प्रमोट करिए, प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करिए। क्लियर है ये? ओके। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक बार क्लियर हो गया। अब आप लोग एक काम करो, आपके नोट्स में प्रोविडेंट फंड का एक अच्छा टेबल रहेगा, चेक करो कहां है। मैं बताता हूं, वही बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। बच्चों वहां लिखो भी नोटबुक में टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, कम ऑन। आगे क्या? ऑलराइट। जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सुनो सभी लोग ध्यान दो। प्रोविडेंट फंड के बच्चों टोटल 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? ओके। एक है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड लास्ट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो रट्टा मारना है मार सकते हो, अच्छे से समझना है, अप टू यू। बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं भी रहा तो भी चलेगा। थैंक यू वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं। तो 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड्स हैं। इसमें से सबसे पॉपुलर पीपीएफ और आरपीएफ है। कौन से दो है? पीपीएफ एंड आरपीएफ। नाउ व्हाट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? ठीक है बच्चों, देख लो क्या है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्निशन मिला है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। किससे? हाँ, बेसिकली इसको हम लोग CITB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स में से बहुत अच्छा पावरफुल पोस्ट पे होते हैं, और उन्होंने किसी प्रोविडेंट फंड को अगर रिकॉग्निशन दिया है तो वो अपने आप बन जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उनसे अप्रूवल लेके किया है। ठीक है। अच्छा, इसको और एक चीज बता रहा हूं, सुनो बच्चों। अपना जो प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ग्रेचुटी अपने कंट्री में कंपलसरी होगा अगर एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं, सुनो। अपने कंट्री में ऑलमोस्ट एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बहुत सारे एक्ट्स बने, जैसे कि बोनस के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बना है। ठीक है। ग्रेचुटी के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बना है। सिमिलरली एम्प्लॉय का राइट है भाई प्रोविडेंट फंड का। क्यों लगता है आपको ये राइट है एम्प्लॉय का? एनी गेसेस? भाई रिटायरमेंट का कहां जाएगा वो? सही है। ठीक है बच्चों, देखो एम्प्लॉय को आदत है हर महीने सैलरी उठाने की। ओके। अचानक से अगर वो रिटायर हो गया या फिर उसको नौकरी से निकाला गया,
उसके आफ्टर रिटायरमेंट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। दैट्स वाई टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि जब आप एम्प्लॉय को सैलरी दोगे हर महीने का, उसकी पगार में से आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कट करते जाओ। दिस इज मैंडेटरी बाय लॉ, कंपल्सरी है ना, अदरवाइज एम्प्लॉय का पैसा सेव ही नहीं होगा। ओके बच्चों, गिवन एन ऑप्शन, अगर आप एम्प्लॉय को बोलोगे पूरा पगार 1 लाख दो या 15,000 कट करके 85,000 दो, क्या लगता है आपको? मैक्सिमम एम्प्लॉयज बोलेंगे 1 लाख दे दो, फिर उनका पैसा सेव कैसे होगा? आफ्टर रिटायरमेंट एकदम वर्स्ट लाइफ हो जाएगी उनकी। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ लॉ। और ये लॉ कौन से एक्ट के तहत बन रहा है देख लो, ये एक्ट है यहाँ पे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये एक्ट में जो भी एम्प्लॉयर्स को बोला गया कि आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा कट करना ही है, वो सारा का सारा प्रोविडेंट फंड जो है वो हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कौन से एक्ट के अंदर का है? 1952 वाला। ठीक है, बट कहानी में ट्विस्ट, ये जो 1952 वाला एक्ट है ये सारे एम्प्लॉयर्स को लागू नहीं होता है। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के एंटिटीज है या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको 1952 वाला लॉ लागू नहीं होता है। सर फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है, होता है। फॉर देम देयर इज अ डिफरेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है ये देख लो, यहां आ जाओ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट उनको लागू होता है। ठीक है, बेसिकली एसपीएफ इज गवर्न बाय प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925। इफ यू वांट टू राइट, यहां लिखा है देखो ऑलरेडी, ये किसको किसको एप्लीकेबल होता है? अप्लाइज टू एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ये वाला 1925 वाला एक्ट लागू होता है। और जो बाकी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको 1952 वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। ब्रॉडली पिक्चर क्लियर हुआ? फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं? 1952 वाला। बट जो गवर्नमेंट एंटिटीज है उनको कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? 1925 वाला। इज इट क्लियर? अच्छा सुनो बच्चों, अगर 1925 वाले एक्ट में हो तो एसपीएफ बोलते हैं उसको, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और जो रेगुलर एक्ट 1952 वाला उसमें जो प्रोविडेंट फंड उसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए मैंने आपको दोनों का डिफरेंस इतना डिटेल में क्लियर किया। आरपीएफ, एसपीएफ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आरपीएफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एसपीएफ। ओके अच्छा बच्चों, फिर यहां पे एक और लिखा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एनी गेसेस ये क्या होगा? आपको वो एक्ट्स एप्लीकेबल ही नहीं है ना? हो सकता है आपको बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी आप खुद से अपनी मर्जी से अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देना चाहते हो, बट दैट विल नाउ बिकम अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या? उसको कमिश्नर ने रिकॉग्निशन नहीं दिया और आप कोई भी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं हो। आपको ये समझ में है? आपको लिखना है, आप लिख सकते हो शॉर्ट में। क्या लिख सकते हो? एम्प्लॉयर वॉलंटरली दे रहा है, ठीक है, और क्या लिखोगे वहां पे? और वो कोई भी एक्ट में कवर्ड नहीं है। आरपीएफ एसपीएफ कंपलसरी है वाया स्टैट्यूटरी लॉज। ठीक है, समझा क्या सबको? अरे बोलो। राइट बच्चों, नाउ लुक एट दिस। ये क्या है? पीपीएफ। शॉर्ट में बता रहा हूं, 2 मिनट में, कल वापस इसको रिपीट करूंगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनो, पीपीएफ के नाम से आपको एक चीज क्लियर होगी बच्चों, इट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इट इज, अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या? सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, कोई आपको एक प्रॉब्लम रहेगा कि हर महीने मेरी पगार का मैं कट कर रहा हूं और वो रिटायरमेंट का मिलेगा। इमेजिन करो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम आ सकता है क्या कि यार उसका अगर एक एज हो गया और एक एज के बाद अगर वो सोच रहा है कि भाई ठीक है अब बिजनेस मेरे से नहीं हो रहा है, संभल रहा है, तो आफ्टर हिज पोस्ट रिटायरमेंट फ्रॉम हिज बिजनेस उसको भी तो पैसों की जरूरत हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम है जो एम्प्लॉइज का था, ये सेम प्रॉब्लम जनरल आम जनता को भी तो हो सकती है। अब देख लो बच्चों, बिजनेस करना इजी है क्या? एंड बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है नेचर। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल से हम लोगों के लिए भी हो सकता है कि आज हमारे कोचिंग क्लासेस ठीक चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल में कुछ अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से हमारे कोचिंग क्लासेस नहीं चल रहे, फॉर दैट मैटर। पॉसिबिलिटी है, हर एक बिजनेस में ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता ही बच्चों, और बिजनेस के
बहुत सारे वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में नहीं, ऐसे में पढ़ा नहीं रहता ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, ऐसे में मेरे को ये डर है कि यार अभी तो ठीक है मैं पैसा कमा रहा हूं, बट आगे 2-3 साल तक पैसा नहीं रहा तो लेट मी इन्वेस्ट माई मनी टुडे इन पीपीएफ। पीपीएफ जनरल पब्लिक के लिए, नॉट जस्ट एम्प्लॉइज बट फॉर जनरल पब्लिक जिनका सैलरी का इनकम नहीं है, वो भी इस पे पीपीएफ पे पैसा जमा कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, एक लास्ट पॉइंट बोल रहा है, देन विल कंक्लूड दिस। पीपीएफ का एडवांटेज क्या है? पीपीएफ इज ओपन टू एवरी कैटेगरी वाले लोग, बेसिकली मतलब सैलरीड एम्प्लॉइज रहो, बिजनेस क्लास के रहो, कुछ भी रहो, है ना, कोई भी पर्सन पीपीएफ में पैसा जमा कर सकता है। पीपीएफ में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एसबीआई के पास जाके पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप बैंक में एफडी जमा करते हो, वैसे पीपीएफ में पैसे जमा करो, ठीक है। एडवांटेज क्या है बता रहा हूं, एफडी वर्सेस पीपीएफ, आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता रहा हूं। एफडी में बच्चों पैसा आपका बहुत कम टाइम के लिए अटकता है, पीपीएफ में 15 साल के लिए अटकता है। कितने साल के लिए? इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 15 years यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट मनी, बट आप बीच बीच में उसके ट्रांचेस में उठा सकते हो। 5 साल में थोड़ा अमाउंट उठा रहे हो, 10 साल में थोड़ा अमाउंट उठा रहे हो, उसमें लिमिट्स होते हैं कितना अमाउंट आप उठा सकते हो। अब द ब्यूटी ऑफ पीपीएफ इज दैट अगर मान लो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस, कोई सिविल केस कोर्ट में चल रहा है और आपको बहुत लोगों को पैसा देना बाकी है एंड यू बिकेम इंसॉल्वेंट। जनरली आप इंसॉल्वेंट जब होते हो, आपके सारे एसेट्स को सेल करके कोर्ट अटैच करती है और कोर्ट लोगों को पैसे देती है। पीपीएफ का पैसा अटैच नहीं किया जा सकता है, तो पीपीएफ वो सिक्योरिटी देगा उन लोगों को जिनको डर है कि कल को इंसॉल्वेंसी के चक्कर में उनको बहुत लोगों को पैसे देना पड़ेगा और उनका पूरा प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगा। पीपीएफ का अमाउंट कोई भी कोर्ट कहीं की भी अटैच नहीं कर सकती, इट इज दैट सिक्योर्ड। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पीपीएफ। एफडी का पैसा कोर्ट अटैच करके दे सकती किसी और को, आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके एसेट्स बेचेगी, बट पीपीएफ को बेच नहीं सकती है। समझा? विल स्टॉप हियर, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।